चलो, आपको आज पढ़ना है राष्ट्र संघ के बारे में। राष्ट्र संघ का मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। ठीक है। बच्चा भयंकर कंफ्यूजन होता है। बच्चा बार बार सिर्फ क्या करता है, यूएनओ यूएनओ सिर्फ करता है। लीग ऑफ नेशन को भी, जिसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्र संघ, और इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। दोनों का नाम अंतर है, दोनों अलग भी है, बच्चा एक ही समझ लेता है। इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1920 में, 10 जून 1920 में, और इसका स्थापना किया गया था 1945 में। देखो फ़र्क क्या है। इसका स्थापना किया गया था लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बहुत लोगों को महसूस हुआ कि इस युद्ध को रोकना चाहिए, जीते हुए देश को भी हारे हुए देश को भी, क्योंकि युद्ध में क्या हुआ था, बहुत क्षति हुआ था। दोबारा ऐसा युद्ध न हो सके, इसी कारण हमको बनाया गया था राष्ट्र संघ को। ठीक है ना, लीग ऑफ नेशन को। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, लेकिन ये क्या हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया, असफल। अगर ये सफल होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, अनसक्सेसफुल हुआ नहीं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब फिर सोचा कि लोग, अब फिर तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, तो ये यूएनओ को बनाया गया। तो क्या यूएनओ सफल है? नहीं, यूएनओ में भी बहुत सारा कमी है, इसको कल पढ़ेंगे हम लोग। आज देखेंगे कि राष्ट्र संघ क्यों सफल हुआ। क्या ये सिर्फ सफल ही, असफल ही वाला काम किया है कि कोई सफलता वाला भी काम किया है? मोटा मोटी समझ में आ गया राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों किए थे हम लोग, ताकि वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो सके। लेकिन हो गया तो ये असफल हो गया, इसी कारण इसको समाप्त करके हम लोग यूएनओ बनाए। तब पहले ये आया था, तब यूएनओ आया था। ठीक है। अब यहाँ पर यही है, यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्र संघ का स्थापना या फिर लीग ऑफ नेशन, हम राष्ट्र संघ ही बोलते रहेंगे पूरा चैप्टर में, समझ जाना। पहला बात है कि इसका स्थापना कैसे हुआ। तो देखो 1919 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। कहाँ पे सम्मेलन हुआ? पेरिस में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। इसमें जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जो था उस समय वुड्रो विल्सन था। कौन था? वुड्रो विल्सन। वो बोला, अपना एक 14 सूत्री मतलब प्रस्ताव दिया, यानी कि 14 पॉइंट्स रखा। 14 वो सूत्र मतलब 14 पॉइंट्स रखा लोगों के सामने, जनता के सामने, नेता के सामने, जो इंटरनेशनल लेवल पे थे। और वो बोला कि हमको एक राष्ट्र संघ या कोई एक ऐसा संस्था बनाना चाहिए जिससे फर्दर भविष्य में युद्ध ना हो सके, उसका स्थापना करना चाहिए। इसी क्रम में क्या हुआ, राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। कब हुआ? 10 जून 1920 को। इसी को कहते हैं हम लोग लीग ऑफ नेशन भी। तो यहाँ से सवाल आएगा आपको क्या, कि बताइए राष्ट्र संघ का स्थापना करने में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाया था? अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसका नाम है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन। फिर से जो राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था किस सम्मेलन के बाद हुआ था? पेरिस का शांति सम्मेलन, कि विश्व में अब युद्ध नहीं होगा, जो 1919 में हुआ था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का स्थापना किस समय हुआ था? 10 जून 1920। इस समय भारत में क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन, याद आ रहा है? 1920 में। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है? राष्ट्र संघ, वर्ल्ड वॉर रोकने का प्रयास। यहाँ से ये सवाल हो गया। फिर ये भी पूछता है कि 14 पॉइंट्स कौन पेश किया था? जो राष्ट्र संघ का मतलब कि एक तरीके से इसी के आधार पर निर्मित किया गया, वुड्रो विल्सन, ये अमेरिका का राष्ट्रपति था। लेकिन एक मजे की बात है कि यही वो वकालत किया था कि राष्ट्र संघ बनना चाहिए, अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन पता है जब राष्ट्र संघ बना, लीग ऑफ नेशन बना, तब अमेरिका उसमें शामिल ही नहीं हुआ। ये क्या बकचोदी है। ये भी इसके सफलता के पीछे प्रमुख कारण है, अभी और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। जो कर है बनाओ देश, वही शामिल नहीं हुआ। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब राष्ट्र संघ बना तो लोगों के बीच में बात आया, यहाँ सम्मेलन करके दिखा रहा है, लोगों के बीच में आया कि राष्ट्र संघ बना तो क्या सब लोग इसके सदस्य हो सकते हैं? कौन कौन देश इसका सदस्य बना था? तो देखो, एक तो फ्रांस था, इंग्लैंड था, रूस था। ये तो मेन लेग था। कौन कौन? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। फिर रूस का भी कहानी बताएंगे कि रूस कैसे शामिल हुआ था इसमें। फिलहाल समझो फ्रांस था, इंग्लैंड था, रूस था, ये लोग शामिल था।
और कुछ जो युद्ध में शामिल नहीं हुआ था वो लोग भी देश शामिल हुआ इसमें, और जो युद्ध में हारा हुआ था उसको भी शामिल हो गया इसमें। किसमें? राष्ट्र संघ में, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन में। और आपको तुमको बताते हैं कि और फिर से राष्ट्र संघ बनने का कंडीशन क्या चीज़ था कि पहला कंडीशन इसका ये है कि तुमको राष्ट्र संघ में शामिल होना था उस समय, तो तुम्हारे देश के ऊपर किसी अदर देश का कब्जा नहीं होना चाहिए, यानी कि वह देश जो है स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट डेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट देश होना इंग्लैंड चाहिए। शामिल हो गया तो इंडिया कैसे? क्या इंग्लैंड शामिल हुआ था, इंडिया को तो इंडिपेंडेंट करना चाहिए था। मतलब? ठीक है, वो हुआ, शामिल हुआ, वो बात ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है इंग्लैंड कब्जा न किया भाई, इंग्लैंड के ऊपर कब्जा थोड़ी ना है। नहीं समझ में आया? तो अगर भारत शामिल होता तो भारत के ऊपर से इंग्लैंड को कब्जा हटाना पड़ता। हाँ, भारत बाद में शामिल होगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये था इसमें शामिल होने का कि अगर हम कह रहा है कि अगर कोई कह रहा है मान लो कि जापान हमको भी शामिल कर दो इसमें, लीग ऑफ नेशन में, राष्ट्र संघ में, तो पूरा जो सदस्य देश है ना उसका 2/3 देश इसका समर्थन करना चाहिए कि हाँ जापान को शामिल कर दो। मतलब 3 में से 2 आदमी का क्या करना चाहिए? समर्थन। तो कितना देश का समर्थन चाहिए था किसी देश को राष्ट्र संघ का सदस्यता लेने के लिए? 2/3 सदस्य, मतलब कि 2/3 सदस्य कहेगा कि हाँ हाँ 3 में से 2 आदमी, 2 देश को कहना होगा कि इसको शामिल कर दो। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कितने देश शामिल हो रहे हैं? अब बताएंगे। तो ये हो गया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे बैठक हुआ था जिनेवा में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो राष्ट्र, तो समझ गए कैसे मेंबर बनते हैं राष्ट्र संघ का? कितना चाहिए बताओ? सदस्य 2/3 बनना है तो कितना 2/3 देश का समर्थन चाहिए? 2/3 2/3 देश का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राष्ट्र संघ का अंग कौन कौन सा होता है, यही मेन पढ़ना हमको। राष्ट्र संघ का अंग मतलब कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है, उसका Type. पार्ट कौन कौन सा है। Part, type. जैसे यूएनओ में पढ़ते हैं तो इसका अपना कोर्ट है, अपना संसद है, इसी तरीके से इसका कौन कौन सा है। तो इसका 3 वो है, इसका 2 धारा है ना, धारा मतलब इसका संविधान। तो इसके प्रथम धारा में, पहले धारा में ये दिया हुआ है सदस्य राष्ट्रों की सूची। मतलब कि जो पहला धारा है, मतलब कि राष्ट्र संघ का 2 धारा है। धारा मतलब क्या होता है? एक तरीके से कानून टाइप का, एक धारा नंबर 1, एक धारा नंबर 2। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा देश शामिल है, इसका लिस्ट दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है। और धारा नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इस जो राष्ट्रीय संघ है इसका कौन कौन सा अंग है। तो इसका 3 वो अंग है मेनली। कौन कौन सा अंग है? 3 वो अंग है मेनली। एक अंग कौन कौन सा है? तो यहाँ पे इसका एक अंग है व्यवस्थापिका सभा। व्यवस्थापिका सभा इसको बोलते हैं इंग्लिश में असेंबली। ये समझो कि असेंबली मतलब समझो कि संसद टाइप का ये। फिर एक है परिषद, यानी कि काउंसिल, जैसे मंत्रिमंडल होता है अभी, उसे काउंसिल था एक परिषद जिसको बोलते हैं काउंसिल। फिर था इसका एक सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। आज भी होता है हर एक गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। उसी समय इसका एक सचिवालय भी होता था जिसको बोलते थे सेक्रेटेरिएट। इन तीनों, यही तीनों मेन इसका अंग है। किसका? लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ का, जो कि धारा नंबर 2 में दिया हुआ है। और इसका हम लोग देखेंगे कि तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है ना। तीनों का हेड क्वार्टर भी देखेंगे, जिसका जिसका दिया रहेगा बुक में वो देखेंगे। हेड क्वार्टर भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद इसके अलावा और भी इसका संगठन था इसका, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट भी बनाया हुआ था अपना। फिर से ILO भी बनाया हुआ था। ILO जानते हो? इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये मजदूर का सबसे बड़ा संगठन है इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो भी इसका बना हुआ था। समझ में आया? अब यहाँ पे आते हैं, इसके अलावा और भी आयोग बनाया था ये, जैसे कि संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग, सेना का भी आयोग बनाया था, विविध आयोग, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ आयोग बनाया था। अब जैसे कि बताए थे कि राष्ट्र संघ का 3 प्रमुख अंग है। सबसे पहला कौन है इसमें अंग? व्यवस्थिका सभा, जिसको असेंबली भी बोलते हैं हम लोग। तो ये असेंबली के बारे में याद रखना है कि असेंबली में सब जो भी सदस्य, जैसे कि सदस्य देश है, ये असेंबली ये बैठक हुआ तो सदस्य देश लोग यहाँ बैठा रहेगा, चुन के आ गया वहाँ से। कंडीशन तो बताइए कौन कौन इसका मेंबर बन सकता है। ये सब कब हो रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हो रहा है ये सब चीज़, कहानी। तो ये सब हो गया। असेंबली में सभा में बैठता था। तो यहाँ पे हर एक देश को है ना 1 वोट का अधिकार था। कोई भी बिल पास कराना है, इस मुद्दे पे समर्थन बनाना है, तो हर एक देश कितना वोट देगा? एक। हर एक देश को कितना वोटिंग का अधिकार था? 1। ऐसा नहीं कि जिसके जो देश ज़्यादा अमीर है तो उसको ज़्यादा वोटिंग का अधिकार है।
सब देश को कितना था? एक। तो सब देश एक एक को वोट देगा। दूसरा बात है कि यहाँ पे भाषा कौन सा इस्तेमाल होता था उस समय, अभी दिखाएंगे यूएनओ कल पढ़ेंगे ना, तो उसमें 6 वो भाषा इस्तेमाल होता है ऑफिशियली। लेकिन उस समय लीग ऑफ नेशन में 2 भाषा इस्तेमाल होता था, एक होता था फ्रेंच, एक होता था फ्रेंच और एक होता था इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये लोग काम क्या क्या करता था, ये लोग काम क्या क्या करता था। तो मान लो देखो ये लोग काम क्या करता था, यहाँ पे देखो वो मतलब कि कोई भी विधान है, कोई भी कानून है, कोई भी कानून जिसको बोलते हैं विधान, और जिसको बोलते हैं विधान, तो उसका समीक्षा करना, मतलब देखता था सही है गलत है, फिर उसके बाद उसमें संशोधन करना। आज भी तो संसद वही करता है, संशोधन करता है ना, उसमें बदलाव कर सकता है, संशोधन करना। और फिर ये देखता था, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता था, किसी कानून का ये व्याख्या नहीं करता था। वो जो व्याख्या करेगा ना, इंटरनेशनल कोर्ट बनाया है ना लीग ऑफ नेशन का, वो करता था व्याख्या, इंटरप्रिटेशन वो करता था। ये सिर्फ क्या करता था, किसी भी जो विधान बना है, जो कानून बना है, इसको सिर्फ ये करता था तुमको, इसका समीक्षा करता था और इसके बाद इसमें जो संशोधन करना है वो करता था। दूसरा इसका काम था नियुक्ति का। नियुक्ति का काम क्या है, तो मान लो कि तो मानिए कोई भी देश अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसका वो देखभाल नहीं देखेगा। उसका नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रहा है, ठीक है ना, कि ये जो मतलब कि वर्ल्ड वॉर को कैसे फर्दर रोका जाए, इसके लिए कोई कानून बनता है तो वो उस पर बात हो रहा है। बाकी कोई देश आंतरिक दूसरे मामले देश में पे कितना हस्तक्षेप टैक्स नहीं करेगा, लगा रहा है। अपना आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंग्लैंड कब्जा किया हुआ इंडिया को तो कोई बात नहीं, वो अलग बात है, वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, बात खत्म। बस हाँ, अब जैसे कि वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, उस पर इसका रोकने का प्रयास है। इंग्लैंड कुछ कर उससे मतलब नहीं है अंदर में, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे इसका दूसरा काम ये था कि न्यायालय का जो न्यायाधीश लोग होता है ना, उस समय इसका अपना कोर्ट था, तो उसको कैसे नियुक्ति करना है, उसके महासचिव को या न्यायालय के न्यायाधीश को, तो यही लोग नियुक्ति करता था। महासचिव किस में रहता था, सेक्रेटेरिएट बताया ना इसका, सचिवालय तीसरा अंग, तो उसका जो हेड लोग था वो यहीं से नियुक्ति होके जाता था। कहाँ से? व्यवस्थिका सभा करता था, असेंबली करता था, समझ में आया। उसके बाद है उसके बाद है कि असेंबली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। देखो तुम यही बात पूछा कि अमेरिका जो इंग्लैंड तक कब्जा किया हुआ था उस समय इंडिया को, तो क्या ये राष्ट्रसंघ आवाज नहीं बोल नहीं रहा था, कुछ नहीं करता था, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपका जो है सो है, वर्ल्ड वॉर रोकना है हमको बस, ठीक है। यही सब काम करता था। फिर से तो यहाँ पे कोई भी प्रस्ताव कैसे पारित होता था, बहुमत के आधार पर, जिसको जो ज़्यादा वोट पड़ गए जिस मामले पे वैसे ही होता। 2/3 वाला। नहीं 2/3 नहीं पागल, 2/3 नहीं, ज़्यादा तो किसी देश को अंदर लेने के लिए ना 2/3 है यहाँ। बहुमत बहुमत मतलब कि किसी कोई वोट है, कोई कोई मतलब विधान है, ठीक है, तो इस पे एक पक्ष दिया वोट 50 वो दे, इधर दिया 49 वो, तो ये वाला बात माना जाएगा, ठीक है। तब हम तुमसे पूछते हैं कि जो व्यवस्थिका सभा था या असेंबली था राष्ट्र संघ का, वो क्या क्या काम करता था, तो वो नियुक्ति करता था, किसका बताए हैं, न्यायालय के न्यायाधीश का और महासचिव का नियुक्ति करता था। अंतिम रूप से इसी का डिसीजन मान्य होता था। कोई भी सदस्य देश है तो उसको स्वीकार भी करता था, सदस्यता देता था, समर्थन मिल गया वहाँ से बैठ के आपस में व्यवस्थिका में बोल दिया 2/3 लोग, इसको फिर अंदर कर देता था, आओ तुम भी सदस्य हो। दूसरा क्या करता था, कोई विधान है बताए ना, कोई कानून है तो उसका समीक्षा करता था और उसमें संशोधन करता था, लेकिन व्याख्या नहीं, ये करता था। और हर एक को कितना वोटिंग का अधिकार था, तो हर एक को 1 वोट देने का अधिकार था, समझ में आया। अब इसी तरीके से अब दूसरा अंक है, कौन है, परिषद है। दूसरा अंक कौन है, परिषद है। परिषद को क्या बोलते हैं, काउंसिल, ये लीग ऑफ नेशन का क्या है, दूसरा अंग है। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 तरीके के सदस्य होते थे लीग और ये परिषद में ना। अब ये दूसरा अंग है, अब इसका बैठक दूसरे जगह होगा, दूसरा ऑफिस में होगा। तो इसमें 2 तरीके का आदमी सदस्य होता था, एक अस्थाई, अभी भी यूएनओ में एक अस्थाई, अब भारत क्या मांगता है, अस्थाई सदस्य हमको बनाने के लिए। तो इसमें भी 2 तरीके के मेंबर होते थे, एक अस्थाई एक अस्थाई, मतलब एक टेम्पोररी एक परमानेंट। तो अस्थाई में कौन कौन था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, जापान था, इटली था, ये लोग क्या चीज़ थे। फिर जर्मनी भी आया बाद में, फिर रूस भी शामिल हो गया जब लीग ऑफ नेशन में। तो इन दोनों देश बाद में शामिल हुआ था, जर्मनी और रूस, तो इन दोनों देश बाद में शामिल हुआ, तो इसको भी अस्थाई सदस्य का क्या मिल गया, मान्यता मिल गया।
अस्थायी सदस्य में कौन कौन था, तो इसमें टोटल 9 वो छोटा छोटा जो देश है वो लोग 9 वो छोटा छोटा देश अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल था। फिर से इसको भी व्यवस्थिका सभा को जो अधिकार मिला था कि किसी चीज़ पे विचार करना, विधान पे देखना, इसको भी थोड़ा मोड़ा अधिकार था सब बात पे करने का। इसको एक इम्पॉर्टेंट काम मिला था परिषद को कि जर्मनी तो हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसके ऊपर बहुत ट्रीटी हार्स इसके ऊपर लगाया गया था। वियना संधि कल पढ़ाएंगे जब वर्ल्ड वॉर में, जिसके कारण ये परेशान हो गया ट्रीटी था। ऑफ वियना। हाँ, तो जर्मनी का जो सार है और क्या एक था वो? बताएंगे ना, वो अलग टॉपिक चल जाएगा। फिर जर्मनी का सार है और एक डांजिंग क्षेत्र है, इसमें जो अल्पसंख्यक निवास रहते थे या प्रशासन का कार्य, युद्ध या शांति से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हो गया, या फिर सदस्यों को आदेश देना, या फिर महासचिव को नियुक्ति करना, सेनापति को प्रमुख का कार्य। मतलब इतना समझो, जो परिषद का मेन कार्य मिला था कि जर्मनी का जो दो वो क्षेत्र है ना, साउर और डॉन्जिंग क्षेत्र, इसके अंदर प्रशासन कैसे चलेगा, यहाँ पे जो महासचिव कैसे नियुक्त होंगे, यहाँ पे युद्ध का क्या रणनीति हो, शांति कैसे बैठाए, इस सब को देख रेख का काम किसको मिला था, काउंसिल को। अब काउंसिल में दो तरीके के सदस्य होते थे, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई में कौन कौन शामिल था, इटली था, जापान था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, जर्मनी भी था, बाद में जर्मनी भी हो गया, जर्मनी, ठीक है ना। तो को लिखा हुआ बाद में जर्मनी भी शामिल हो गया था इसमें काउंसिल के अस्थाई सदस्यों में। और अस्थाई में कितना देश था, 9 वो छोटा छोटा देश, ठीक है। सवाल पूछेंगे आगे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब सचिवालय इसका तीसरा अंग है, सचिवालय, इसको बोलते हैं सेक्रेटेरिएट। तो इसका काम क्या चीज़ था, तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर पूछता है कि जो सचिवालय का हेडक्वार्टर है कहाँ पे था, तो जेनेवा एक जगह है, कहाँ पे, जेनेवा। पूछेगा राष्ट्र संघ के या लीग ऑफ नेशन का, कॉल पड़ेगा ना, मतलब तो ये लीग ऑफ नेशन का आपको जनेवे में मैंने था सब तीनों पार्ट जनेवे में। तो इसका जो कार्यालय है सेक्रेटेरिएट, ये जनेवा में था। ये इसके अंदर 12 विभाग आता है। अभी भी जाओगे ना सेक्रेटेरिएट में तो हर एक का विभाग है, शिक्षा विभाग है, प्रशासन विभाग है, इसी तरीके से 12 वो विभाग बनाया गया था इसके सचिवालय के अंदर। आज जो देख रहे हो सिस्टम सब वहीं से इवॉल्व हुआ। इसका काम क्या चीज़ था, तो उन सभी संधियों का पंजीकरण, एक मसौदा तैयार करना जिसका संबंध राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। मतलब इसका काम क्या चीज़ था, जैसा कि हम देखें व्यवस्थिका सभा यानी कि असेंबली का काम था कि विधान का समीक्षा करना, कानून का समीक्षा करना, संशोधन करना, फिर उसके बाद न्यायाधीश का नियुक्ति करता था वो। उसके बाद सदस्य देशों को राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को सदस्यता देता था अंतिम रूप से। फिर से काउंसिल का मेन काम था जर्मनी वाले क्षेत्र के ऊपर प्रशासन को देखना। इसका काम क्या चीज़ था, तो देखो जितना भी सदस्य देश आपस में आया है तो कुछ ना कुछ कह के ना आया होगा कि रे भाई युद्ध होगा तो हमारे साथ आएगा ना। ये जो देश है बगल वाले देश को ये सब ये आया होगा। अगर इसके अंदर देखो ध्यान से समझो, बोर नहीं ना हो रहा है। जैसे देखो ये जो देश आपस में बैठा हुआ है पहले यहाँ पे मीटिंग में, राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो अब ये वाले देश को हाँ तो ये इसको भी शामिल होना है इसमें, तो कहेगा ना कि हम तभी शामिल होंगे जब मेरा कुछ बात मानोगे। तो जो संधि उन्धि वाला जो मसौदा तैयार होता था ना, पंजीकरण वाला ये सब बात राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के मध्य, उसका कौन देख रेख करता था, ये सचिवालय करता था, ठीक है। तो सही कोई थोड़ी ना शामिल हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ फायदा ही रहता है सबका तभी शामिल होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रिक भी बना दिए। ट्रिक क्या है सचिवालय का काम के लिए, तो सच्ची जान को पारा चढ़ा तो पंजीकरण की। सच्ची कोई जान है, उसको पारा चढ़ गया तो क्या की, पंजीकरण की। तो सच्ची से क्या हो जाएगा सचिवालय, जान से क्या याद रखोगे, इसका हेडक्वार्टर था जनेवा में। पारा से क्या याद रखोगे कि पारा, ये 12 देख के पारा यानी कि 12 विभाग थे इसके अंदर सचिवालय में। पंजीकरण से क्या है कि ये संधि, इसका काम क्या चीज़ था, संधियों का पंजीकरण। तो एक लाइन में इसका सचिवालय पूरा निपट जाएगा। सच्ची जान को पारा चढ़ा तो पंजीकरण की, ठीक है। सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, हम तो 3 वो मेन इसका अंग था राष्ट्र संघ का बताए थे, लेकिन और भी छोटा छोटा इसका अपना अंग था। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएनओ में भी है था, बनेगा, इसमें भी था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका काम क्या होता था, अगर कोई देश संधि का उल्लंघन किया है तो उसको सजा देना, क्या तुम गलत किया है। वो व्यवस्थिका का काम थोड़ी है,
सजा दिलाना, इसे सजा करना तो इसका काम है ना। सजा नहीं मानेगा देश तो। सजा नहीं मारेगा तो अटैक होगा उसके ऊपर, वो देखना ना। तो यहाँ पे देखो इसका क्या चीज़ है, इसका क्या चीज़ है, लेकिन इसका जो बात है ना, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था ना, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में, इसी को बोलते हैं हेग। सचिवालय का कहाँ पर था, जनेवा में। इंटरनेशनल कोर्ट का कहाँ पर है, नीदरलैंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हेग। नीदरलैंड में हेग शहर है, वहीं पे इंटरनेशनल कोर्ट का क्या चीज़ था, हेडक्वार्टर। लेकिन देखो यहाँ, लेकिन इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं था, यही तो लूपहोल है। इंटरनेशनल कोर्ट जो बना था उसका निर्णय बाध्यकारी नहीं है, वो कह दिया कि तुम गलत है, तुमको इतना सजा लगेगा, तो वो कोई बाध्यकारी नहीं था, बात तो मानो चाहे नहीं मानो। तो ये सब लूपहोल है ना राष्ट्र संघ का, तो ये बात याद रखना इसमें, ठीक है। हाँ तो मानिए कोई अपना देश का है, उसको पैसा देगा, अब यही सब बात है, लूपहोल धीरे धीरे ना सिस्टम सुधरता है। फिर जो तो याद रखेंगे, राष्ट्र संघ पूछेगा कि ये राष्ट्र संघ क्यों सफल हुआ, तो इसका ये भी कारण था कि इसके अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट बनाया गया था उसका जो निर्णय था वो बाध्यकारी नहीं था। फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी राष्ट्र संघ के अधीन ही बना था। कब क्यों बना था ये राष्ट्र संघ के अधीन, क्यों बना था, एक सेकेंड रुक जाओ, ये बंद नहीं हुआ हो, हाँ बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, देखते हैं, स्टॉप करिए, स्टॉप। तो देखो अभी हम लोग कहाँ पे थे, फिर से यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे थे। अब तुमको यहाँ पे देखना है कहाँ पे थे, हाँ ILO। तो राष्ट्र संघ का एक जो अंग था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जिसका निर्माण राष्ट्र संघ के ही नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में। इसमें 1919 में याद रख लो क्या हुआ लीग था, ऑफ नेशन बना ही नहीं था, वर्ल्ड वार स्टॉप हुआ था। हाँ तो ये थोड़ा सा पहले ही बन चुका था, ये थोड़ा सा पहले ही बन चुका था, सही पकड़े तुम, ये थोड़ा सा पहले ही बन चुका था। क्योंकि जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो इसमें मजदूर लोग का भी बड़ी परेशानी हुआ था। उन लोग को मजदूरी करने वाले लोग को सेना में भेज देगा था, क्या चीज़ होगा। अब प्लस मजदूर लोग को और परेशानी हुआ था कि इन लोगों को वेतन कम मिलता था, प्रोडक्शन तो ज़्यादा था उस समय, मतलब बंदूक बन रहा था उस समय, सेना का जैकेट बन रहा था उस समय, तो इन लोग का काम तो मिल रहा था, लेकिन 24-24 घंटा काम करा रहा है, ना वेतन दे रहा उतना, काम का समय लिमिट नहीं है, और काम कराया जा रहा है, इससे थोड़ी ना होता है। सर इसी कारण बना था ILO। ये भी इसका एक पहचान है, एक सफलता के रूप में गिन सकते हैं राष्ट्र संघ के, कि ILO के रूप में मजदूर का बात रखा था कौन, राष्ट्र संघ, ठीक है ना। तो ये 1919 में बना था, याद रखेंगे। इस समय इंडिया में क्या हो रहा है, जालियांवाला बाग। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अभी सचिवालय का भी हेडक्वार्टर देखे थे, ये भी जेनेवा में था। इंटरनेशनल कोर्ट का कहाँ पे था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का राष्ट्र संघ का हेग, नीदरलैंड के हेग शहर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि राष्ट्र संघ के तत्वाधान में मजदूरों का हितों का देख रेख तथा उनकी दशा को सुधारने के लिए, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, श्रम संगठन का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। लेकिन स्विट्जरलैंड तो वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल ही नहीं था। अरे पागल, तो इंडिया के बहुत सारा देश ना शामिल था, क्योंकि 200 साल से इंडिया शामिल था वर्ल्ड वॉर 1 में, तो फिर इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, सब देश उससे इफेक्ट होगा, सब देश प्रभावित होगा, यही होता है वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पे देखो, अब इसका काम के सारा काम करने का फंक्शन देख लिए। अब इसका आखिरी पड़ाव पे है। अब हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्र संघ जो बनाया गया था शांति स्थापित करने के लिए, तो क्या वाकई में जो तो राष्ट्र संघ है वह सफल रहा काम करने में। तो इसका 2 फेज है। पहला तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र संघ ऐसा बहुत सारा मामला आया जहाँ पर ये शांति स्थापना करने में क्या रहा था, सफल हो गया। और ये बहुत सारा जनहित काम भी किया। अब कोई संस्था बनता है तो क्या सिर्फ युद्ध रुकवाने के लिए बनता है, जनहित काम भी ना होना चाहिए हैं, कि दास प्रथा समाप्त हो। अब कोई दास, मान लो कि युद्ध नहीं हो रहा है देश में, कहीं सब ठीक है, लेकिन दास प्रथा चालू है तो बेकार है ना। तो जनहित का भी काम किया था, तो उसमें भी सफल रहा था। लेकिन ये बहुत जगह क्या हुआ था, असफल हो गया था। असफल क्यों हो गया था, वहीं हमको जड़ मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वहीं पे जड़ मिलेगा, ठीक है ना। बहुत जगह ये असफल हो गया था, ठीक है। और इस असफलता का कारण क्या था, जो इतना देश बना था, इतना मिल के देश बनाया था, ये लोग मुँह ताक रहा था क्या, असफलता का कारण क्या चीज़ था,
तो वो भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। आइए यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम लोग सफलता। क्या देखते हैं पहले हम लोग? सफलता। एक सेकंड ऊपर में देख ले रहे हैं, ये ठीक है ना सब? हाँ, पहले देख लेते हैं हम लोग सफलता, और यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐसे करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले क्या देखेंगे? सफलता। किसका देखने जा रहे हैं सफलता? कि लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ का, कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने का प्रयास ही कैसे किया था, लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ की सफलता, सफल भूमिका क्या क्या किया था? तो देखो, एक ऑकलैंड नाम का द्वीप था, ऑकलैंड नाम का आइसलैंड, इसको द्वीप बोलते हैं। ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच झगड़ा का कारण था। कौन? ऑकलैंड नाम का विवाद। तो पूछेगा ऑकलैंड नाम का विवाद किसके बीच में था? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। तो इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था, तो ये राष्ट्र संघ बुलाया, दोनों में शांति सुलह करा दिया था, युद्ध रोक दिया ना। ये पहला इसका सफलता काम हो गया। फिर इसी तरीके से जर्मनी और पोलैंड के बीच में, अरे यार जर्मनी, पहले देख ले रहे हैं कटा तो नहीं ना, नहीं कटा। फिर इसी तरीके से तुमको जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक साइलेशिया द्वीप था, साइलेशिया द्वीप। कौन सा द्वीप था? साइलेशिया आइसलैंड। इन दोनों के बीच भी एक झगड़ा का कारण था, इसको भी सुलझा दिया। अच्छा काम कर रहा है। ऑकलैंड विवाद को सुलझा दिया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में था उसको सुलझा दिया। साइलेशिया विवाद जो था जर्मनी और पोलैंड के बीच में, उसको भी सुलझा दिया। उसके बाद जो यहाँ पर है विल्ना, विल्ना वियना नहीं, क्या नाम है? विल्वा, विल्वा की विल्ना नाम ऐसा ही एक है। ये पोलैंड का एक शहर का नाम है, कि राजधानी का नाम है शायद विल्ना है। लुथानिया का, कि इस दोनों में से किसी का राजधानी का नाम है विल्वा, ठीक है ना। तो वो पोलैंड और लुथानिया के बीच का विवाद का कारण था वो जगह। विल्वा नाम का जो जगह है, ये पोलैंड और लुथानिया के बीच के विवाद का कारण था। इसको भी सुलझा दिया राष्ट्र संघ, झगड़ा नहीं होने दिया। फिर 1995 में जब बाल्कन क्षेत्र तुम पढ़ोगे 10th में, बाल्कन प्रायद्वीप,